नमस्कार आप सभी के लिए। ये द हिंदू का एडिटोरियल है और जो कि लिखा किसने है, राजीव भार्गव जी ने। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। तो जैसे कि आप इनका टाइटल या जो शीर्षक है इसी में ये बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद और द क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म मतलब संघवाद की जो क्राइसिस चल रही है उस सब के बाद में राष्ट्रवाद और संघवाद दोनों का। संघवाद मतलब हो गया जो राज्यों का स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ जो संघीय ढांचा है वो है, और राष्ट्रीयता या जो नेशनलिज्म की जो भावना है लोगों के अंदर वो। सेवरल चीफ मिनिस्टर हैव रिसेंटली कंप्लेंट अबाउट द ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। बहुत से जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने चिंता जताई है कि जो फेडरलिज्म है की जो क्राइसिस है उन सब चीज़ों को लेकर। द कल्चरल सेंट्रल गवर्नमेंट वेकिंग आउट इट्स लीगल कमिटमेंट टू compensate goods and service tax shortfall is the one ground for this complaint and just the tip of dangerous iceberg। तो यहाँ पर सबसे पहला ग्राउंड तो क्या है कि जो कंपनसेट सेंट्रल को देना था वो उससे क्या हो गई, पीछे हट गई। जो जीएसटी का जो डिफरेंस होता है स्टेट का और सेंट्रल का, तो सेंट्रल ने ये कहा था कि अगले 5 साल तक हम जो भी आपको लॉस होगा जीएसटी के लागू होने से उसका जो कंपनसेशन है या उसका जो डिफरेंस है वो हम आपको अदा करेंगे। तो वो उन्होंने कहा। और ये बड़े आइसबर्ग आइसबर्ग एक मतलब बहुत बड़े बर्फीले तूफान का या बर्फीले पहाड़ का एक जस्ट टुकड़ा मात्र है जो ये बेस ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। मतलब और भी कई प्रॉब्लम है जो जिससे वो चिंतित हैं। अ डीपर प्रॉब्लम lie in flaw understanding of nationalism and government disregard for the democratic principle। तो सबसे पहले तो एक और इसमें है, एक डीपर प्रॉब्लम ये है कि ये किन दोनों के ये चिंताएं जो है किन दोनों चीज़ों के बिटवीन लाई कर रही हैं। सबसे पहले तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग किसकी, राष्ट्रवाद की। और दूसरी जो है कि जो गवर्नमेंट है वो डिसरिगार्ड कर रही है किसकी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की। जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको क्या कर रही है, अनुपालन नहीं कर रही है। Federalism can function only in the hand of those with a grasp of India's democratic nationalism। और फेडरलिज्म फंक्शन तभी कर सकता है जब वो किसके हाथों में हो, कि जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रीयता के हाथ में हो। बोथ आर द indispensable and neither work properly without the other। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बगैर एक के दूसरा काम नहीं कर सकता। सो दिस इज द होल थिंग कि कैसे नेशनलिज्म के कारण फेडरलिज्म खतरे में पड़ रहा है या दोनों के क्या परिप्रेक्ष्य हैं और क्या होना चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे थ्री नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। टू ब्रॉड कॉन्सेप्शन ऑफ द नेशनलिज्म डेवलप इन द सब कॉन्टिनेंट बिफोर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। तो दो बड़े जो कॉन्सेप्शन हैं, ठीक है, नेशनलिज्म के, वो डेवलप्ड हो गए थे सब कॉन्टिनेंट में जब इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंस अचीव की उससे पहले ही। पहला कौन था, द फर्स्ट द आइडिया दैट कम्युनिटी विद स्ट्रांगली यूनिफाइड कल्चर मस्ट हैव अ सिंगल स्टेट ऑफ इट्स ओन। तो जिस ऐसी कम्युनिटी जिसका कल्चर सेम हो उसको क्या होना चाहिए, खुद ही एक यूनिफाइड होना चाहिए, खुद ही एक एक रूपता के अंदर होना चाहिए। वाई फ्यूरोगेटेड इनटू द टू नेशनलिज्म। और फिर वो क्या हुई, दो चीज़ों में डिवाइड हुई, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवाइडेशन हुआ वो इसी लेवल पर हुआ। वन डिफाइंड कल्चर इन ethno-religious term and was articulated by the curiously similar हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग। और ये दोनों ने फुलफिल किया एक रिलीजियसली भी एथनिक मतलब जो एथनिक चीज़ें हैं और रिलीजियस मतलब जो धार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों के बेस पर क्यूरियसली मतलब उत्सुकतापूर्वक हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने इस चीज़ को फॉलो किया और उससे क्या हुआ, दो नेशन या दो राष्ट्र एग्जिस्टेंस में आ गए। हिंदू एंड मुस्लिम वर सेपरेटेड नेशन एंड नीडेड स्टेट ऑफ देयर ओन। हिंदू और मुस्लिम सेपरेट थे और वो उनको आवश्यकता थी उनके अपने खुद के राष्ट्र की। फॉर द हिंदू महासभा इंडियन नेशनलिज्म सिंपली हैड टू बी हिंदू नेशनलिज्म। और हिंदू महासभा के लिए जो हिंदू नेशनलिज्म क्या था, कि हिंदू नेशनलिज्म होना। दिस primacy of Hindu identity
potentially had adverse consequences not only for religious but also linguistic minorities, including those Hindu who viewed their mother tongue as important as their religion। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सब जैसे ही आपने हिंदू शब्द को क्वाइन किया या हिंदू की एक रूपता को आपने वो किया, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें क्या हो गई, जो मतलब जो उनकी मातृभाषा थी, भाषाओं में अंतर आने लगा। तो भाषा थी तो भाषा को वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे बजाय इसके कि वो हिंदू है कि नहीं है। तो ये चीज़ें भी सामने आई, जैसा कि आपने दक्षिण में देखा होगा और कैसे कई लोगों ने अपनी आत्मदाह कर लिया था 1952 के समय में। तो ये उसका पूरा का पूरा मिला जुला हुआ रूप बता रहे हैं, वही चीज़ ये व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे फिर लैंग्वेज पर मतलब हिंदू राष्ट्र तो बन गया लेकिन लैंग्वेज पे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। फॉर हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदू आइडेंटिटी परमानेंटली आउटवेटेड बीइंग तमिल और पंजाबी। तो तमिल और पंजाबियों के लिए ये बीइंग हिंदू इज थोड़ी सी क्या है, मतलब वो उसके अंदर आना नहीं चाहते, वो खुद की एक आइडेंटिटी को क्या करते हैं, आगे रखते हैं या अलग से उस चीज़ को क्या करते हैं, तवज्जो देते हैं। द सेकेंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्शन वाज articulated by the second section of the Congress Party, which too saw nation as the defined by the common culture whose adherents must have state of their own। दूसरे टाइप का जो है वो कहाँ दे मतलब कॉन्सेप्शन कौन सा था, आर्टिकुलेट किसके द्वारा किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो भी विच टू सो द नेशन, वो भी क्या नेशन को किस हिसाब से देखता है और डिफाइन करता है, एक कॉमन कल्चर पूरे के पूरे राष्ट्र का, whose adherent मस्ट बी स्टेट ऑफ देयर own, जो जो उनके जो पालक हैं उनका खुद का क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। बट दिस कॉमन कल्चर वाज नॉट एथनो रिलीजियस, लेकिन जो ये कॉमन कल्चर था वो एथनो रिलीजियस नहीं था, मतलब धार्मिक और नैतिक आधारों पर डिवाइड नहीं था। इट वाज डिफाइंड इंस्टीड बाय द शेयर्ड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, द स्ट्रगल against British colonial rule, and developed through an interpenetration of idea emanating from the different cultural source। ये किस पे डिवाइड था, मतलब कि जो मतलब जिन जिन ने आज़ादी में साथ लड़ाई लड़ी उन पर, जिनने कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो स्ट्रगल किया और डेवलप्ड किया थ्रू द इंटर पेनिट्रेशन, मतलब एक दूसरे की सहायता के थ्रू, आइडिया इमिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, जो अलग अलग कल्चर से आइडिया का उत्सर्जन हुआ। फॉर वांट ऑफ अ बेटर टर्म कॉल दिस सेकेंड नेशनलिज्म सिविक, और एक अच्छी बेटर टर्म के लिए और के लिए जो सेकंड नेशनलिज्म है, मतलब दूसरा वाला, वो एक क्या है, सिविक है, मतलब सिविक नेशनलिज्म है। मोर इंक्लूसिव देन एनी एथनो रिलीजियस नेशनलिज्म, इस सेकुलर कंपोजिट कंटेंट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम हिंदू और मुस्लिम नेशनलिज्म। अब इन्होंने ये कहा कि ये वाला जो सेकंड वाला है ये क्या है, एक सेकुलर है और सबको इंक्लूसिव, मतलब बहुत ही समावेशी है, इंक्लूसिवनेस मतलब समावेशी है और हर किसी को क्या लेकर चलता है, बजाय इसके कि जो हिंदू और मुस्लिम वाला नेशनलिज्म है वो डिवाइड करता है। हाउएवर सरप्राइजिंगली इट्स बेसिक फॉर्म इज नॉट अनलाइक हिंदू नेशनलिज्म, जबकि ये है कि सरप्राइजिंगली अगर देखा जाए तो इसका जो बेसिक फॉर्म है वो हिंदू नेशनलिज्म से अलग नहीं है। इट्स टू coercive common culture in term of the strong idea unity that marginalized or exclude other particular identity। तो इसमें भी क्या होता है, कॉमन कल्चर पर ध्यान दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग आइडिया जो यूनिटी के लिए वो है, और जो मार्जिनलाइज हैं जो अलग हैं उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी को तो आप अलग कर ही रहे हो ना। तो अ सिविक इंडियन आइडेंटिटी शेप्ड एट बेस्ट बाय द थिन कंपोजिट कल्चर trump the other public identities including the linguistic one। तो जो सिविक इंडियन आइडेंटिटी है वो क्या करती है, शेप्ड करती है, एक बेस्ट वे प्रेजेंट करती है अलग अलग मतलब विविध कल्चर का, विविध संस्कृतियों का, और ट्रम्प्स द अदर पब्लिक आइडेंटिटी इंक्लूडिंग द लिंग्विस्टिक वन, और उन सब
का भी ध्यान रखती है, जैसे कि लिंग्विस्टिक का आपने देखा होगा कि वहाँ पे विरोध हो गया था उस समय 1952 के समय, कई लोगों ने आत्मदाह भी कर लिया था। तो हर किसी को ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। ये सीधी सी बात है, सेकंड वाले का सपोर्ट कर रहे हैं। द थर्ड नेशनलिज्म एक्सेप्ट दैट कम्युनिटी nourished by the distinct territorial, concentrated regional culture have the capacity to design state of their own as also education, legal, economic and other institution। और तीसरा प्रकार का जो नेशनलिज्म है वो एक्सेप्ट करता है कि जो कम्युनिटी है नरिश्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग टेरिटरी, कॉन्सेंट्रेटेड, या एक छोटे भाव में आप ये कहो कि जो स्टेट की रचना है वो उनका अपना अलग कल्चर है, तो वो एक तीसरा प्रकार का नेशनलिज्म है। दे पोसेस सेल्फ गवर्निंग राइट, दे उनका खुद का एक राइट है, मतलब स्टेट की ही बात कर रहे हैं। येट दे एस्क्यू इंडिपेंडेंट नेशनल एस्पिरेशन, seeing themselves as a constituent of a larger equally significant common culture with another state that belongs to everyone। और साथ ही साथ वो एक कॉमन कल्चर का या कॉमन धागे से भी बंधे हुए हैं, खुद का तो कर ही रहे हैं लेकिन एक कॉमन धागे से भी बंधे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, राष्ट्र को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। Indeed, they built on this shared culture and come together to consolidate the nation। और वास्तव में ये क्या कर रहे हैं, अपने शेयर कल्चर को क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, और साथ भी आ रहे हैं किस चीज़ के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, राष्ट्र के लिए। ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉमन कल्चर ऑफ द सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट आर एडमिटेड, बट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम आर ऑल्सो क्रिएटेड। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो स्टेट के जो कल्चर हैं या स्टेट का जो राष्ट्रवाद है वो सेंट्रल के साथ क्या हुआ, मतलब उसका झगड़ा हुआ या कहना चाहिए मनमुटाव हुआ, लेकिन साथ ही साथ उन सबको प्रिवेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म को भी क्रिएट किया गया। दिस में भी कॉल्ड अ कोलेसेंट्स नेशनलिज्म कंसिस्टेंट विद अ फेयरली स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। और इस चीज़ को एक आप कोएलिसेंट्स नेशनलिज्म कह सकते हो, जिसमें सभी लोग समावित हैं और कंसिस्टेंट हैं, फेयरली स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। मतलब जैसे कि आप देख रहे हो कि साउथ इंडिया में आप कोई भी लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज चलती है, नॉर्थ में अलग चलती है, फिर भी क्या है, सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द सेंट्रल स्टेट एसोसिएटेड विथ, सेंट्रल स्टेट मतलब केंद्र, केंद्र, इट इज़ नॉट मल्टीनेशनल। जो सेंट्रल स्टेट है एसोसिएटेड विथ इज नॉट मल्टीनेशनल, एट बेस्ट इट इज अ मल्टीनेशनल स्टेट विदाउट लेबल, वन दैट डज नॉट कॉल इट सेल्फ सो अ सेल्फ एफिशिएटिंग मल्टीनेशनल स्टेट। तो जो सेंट्रल स्टेट है वो इनके साथ एज अ मल्टीनेशनल मतलब स्टेट की तरह नहीं है, एसोसिएट नहीं है, लेकिन जो बेस्ट ये है कि इट इज़ अ मल्टीनेशनल स्टेट विदाउट लेवल, बगैर किसी लेवल के ये क्या है, मल्टीनेशनल स्टेट है। और वन दैट डज नॉट कॉल इट सेल्फ सो, लेकिन ये खुद को बुलाते नहीं है सेल्फ, ये खुद ही को क्या है, मल्टीनेशनल स्टेट है, खुद मतलब स्वयंभू टाइप का कह सकते हो आप। बीइंग लिंग्विस्टिकली फेडरल। In 1930s, all three conceptions circulated among the political elites in India। और तीन प्रकार के जो इन्होंने राष्ट्रवाद बताए हैं वो क्या है, जो राजनीतिक महकमे में चल रहे थे या उनकी बातें या चर्चा हो रही थी। By 1914s, however, coalescent nationalism was submerged by the other two. After participation, India rejected ethno-religious nationalism, but its ruling elites obsessed about the dangers of further fragmentation begins to view with suspicion the political expression of the even linguistic identities। अब क्या होता है, जब पार्टी 1940 के बाद जो कॉन्सुलेट नेशनलिज्म है, जो लास्ट वाला है, वो क्या हो गया, सबमर्ज हो गया जो दूसरे नेशनलिज्म है उनके साथ। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो इंडिया रिजेक्टेड एथनो रिलीजियस नेशनलिज्म, जो एथनो रिलीजियस मतलब पहले वाला, उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बट इट्स रूलिंग एलिट्स, या जो राजनीतिक महकमे के लोग हैं, उन पर जरूर सवार था किसका, अबाउट द डेंजर ऑफ फर्दर फ्रेगमेंटेशन का। तो जो फर्दर फ्रेगमेंटेशन ना हो जाए, बिगिन टू व्यू विथ सस्पिशन दैट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इवन
लिंग्विस्टिक एंटिटी, मतलब भाषाई आधार पर ना इस चीज़ का हो जाए, क्योंकि उस समय उस दौर में यहाँ पे साउथ के अंदर बहुत ही इस चीज़ का विरोध चल रहा था। नो वन वाज मोर अनईजी विथ दिस देन जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ, हु वंडर्ड इफ अ federation's structure along ethno-linguistic line might tempt politicians to mobilize permanently on the basis of language and divert attention from issue of material well-being। तो मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अनईजी या सबसे ज़्यादा उसमें आशंका में कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। वो आश्चर्यचकित थे कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर को एथनो लिंग्विस्टिक, अभी वो कहाँ था? रिलीजियस पे, एथनो रिलीजियस आधार पर पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था। एथनो लिंग्विस्टिक लाइन माइट टेम्प्ट पॉलिटिशियंस टू मोबिलाइज परमानेंटली, तो ऐसा ना हो कि जो राजनीतिक महकमे के लोग हैं वो लैंग्वेज या भाषाई आधार पर इस चीज़ को जोर देने लगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और इससे क्या होगा? वो अपना अटेंशन क्या कर लेंगे? डाइवर्ट कर लेंगे जो भी मटेरियल वेलबींग है या और जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर से। सेकंड, लाइक रिलीजियस आइडेंटिटी इट माइट फ्रीज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड इंक्रीज द likelihood of inter-ethnic violence, encourage separation and even actually lead to India's breakup। और इससे क्या होगा कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी इट माइट फ्रीज, हो सकता है फ्रीज कर सकती है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, एंड इंक्रीज द, मतलब जैसे अभी देखा होगा आपने कि महाराष्ट्र में जो उत्तर भारत के लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है उनके साथ कि उनको व्यापार नहीं करने दिया जाता, या लोकल पार्टीज जो हैं वो उस चीज़ का विरोध करती हैं। तो इन सब चीज़ों की चीज़ें होगी, सेपरेशन होगा जीवन यापन में, और वायलेंस क्रिएट होगा, और उन सब का एक परिणाम स्वरूप क्या होगा? इंडिया क्या होगा? हो जाएगा ब्रेकअप हो जाएगा। दस, व्हेन वी कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950, इंडिया एडॉप्टेड द यूनिटरी सिविक नेशनलिज्म एज इट्स ऑफिशियल आइडियोलॉजी। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसने सिविक जो नेशनलिज्म है या राष्ट्रीय नेशनलिज्म जो सेकंड वाला, उस चीज़ को क्या किया? ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। थ्रू अ फेडरल अरेंजमेंट वाज एक्सेप्टेड, द सेकंड टीयर ऑफ गवर्नमेंट वाज जस्टिफाइड इन फंक्शनल टर्म नॉट एथिकल ग्राउंड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्रुप कल्चर। तो जो अरेंजमेंट हुआ, तो सेकंड टीयर गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकारों को इस हिसाब से जस्टिफाई किया गया कि उनके फंक्शनल टर्म किस किस बेसिस पे हो? एथिकल ग्राउंड पर ना हो के कल्चरल ना, मतलब एथिकल और कल्चरल ग्राउंड पर ना हो। द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया वर साइटेड ऑन द प्राइमरी रीजन। द सिक्योरिटी और यूनिटी जो इंडिया है वो उनका प्राइमरी कारण था इन सब चीज़ों को करने का। अ यूनिटरी माइंडसेट शेप्ड बाय द experience of centralized colonial state was resurrected, and it seems that India of a coalescent nationalism with the multicultural federation was lost forever। और जो यूनिटरी माइंडसेट था वो क्या हो गया? शेप्ड हो गया। और एक्सपीरियंस ऑफ सेंट्रलाइज कॉलोनियल स्टेट, तो जब कॉलोनियल के समय में जो था वो जब एक दूसरे के साथ एक पुनर्जीवित, मतलब एक दूसरे के साथ थे, तो उस सब चीज़ों की क्या हो गई? पुनर्जीवित हो गई कि एक सेंट्रलाइज स्टेट ही बनना चाहिए। एंड इट सीम्स दैट आइडिया ऑफ कोआलिशन नेशनलिज्म विद मल्टी कल्चरल फेडरेशन वाज लॉस्ट फॉर एवर। और जो एथनिक और उस पर जो फेडरेशन होता कि जो एथनिक हुआ या कल्चर हुआ, इन सब चीज़ों के आधार पर फेडरेशन होता, वो हमेशा के लिए वो क्या हो गया? खो गया। A special commission of examine this issue conclude that language-based provinces were not in the larger interest of the Indian nation। तो एक कमीशन भी बैठाया गया जिसने जांच की और जिसने इन सब चीज़ों के बारे में कहा कि अगर भाषाई आधार पर आप विविधता करते वो, तो वो लंबे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं था इंडिया के लिए, या राष्ट्र के रूप में अगर इंडिया को देखा जाए तो उसके लिए। Yet another committee that include Nehru considered that recommendation of the commission and felt that while the present is not an opportunity
movement for the formation of new province if public sentiment is insistent and overwhelming. We as democrat must submit to it. तो नेहरू ने कंसीडर्ड किया उनकी रिकमेंडेशन को और क्या किया, कमीशन एंड फेल्ट दैट वाइल द प्रेजेंट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी, उस दौरान मूवमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि फॉर्मेशन करें नए प्रांतों का। इफ पीपल सेंटिमेंट इज इंसिस्टेंट मतलब आग्रहपूर्ण, एंड ओवरवेलमिंग, वी एज डेमोक्रेट्स मस्ट सबमिट टू इट। तो मतलब अभी उस प्रांत को भाषाई आधार पर जो सब चीज़ें हैं वो नहीं बनाते हैं और हम इस चीज़ को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिकली या लोकतांत्रिक रूप से सबमिट करना चाहिए। बिफोर लॉन्ग द यूनिटरी अरेंजमेंट एंड द कंसेप्शन दैट अंडरपिन इट प्रूव्ड इनएडेक्वेट। तो यूनिटरी जो अरेंजमेंट है, कॉन्सेप्शन है, वो क्या अपर्याप्त हुआ जब आप इसको लंबे उसके हिसाब से देखेंगे। तो द थर्ड नेशनलिज्म ऑन द बैक बर्नर केम राइट बैक इनटू द गेम एज इंडिया शिफ्टेड इट्स एलिजियंस स्लोली टू द सिस्टम ऑफ स्टेट दैट रिजेक्टेड द wholesale absorption of the ethnic identities into a larger civic identity। तो जो तीसरे प्रकार का नेशनलिज्म है वो उसको क्या ब्रेक बर्नर या ठंडे बस्ते में डाल दिया और इनटू गेम एज इंडिया शिफ्टेड एज अलीजियंस स्लोली टू सिस्टम ऑफ स्टेट दैट रिजेक्टेड होलसेल एब्जॉर्प्शन ऑफ आइडेंटिटीज। और ये सिविक आइडेंटिटीज और दोनों को क्या कर दिया, मतलब लार्जर सिविक आइडेंटिटी में जो मतलब जो एथनिक आइडेंटिटी है उसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया या उस पर ध्यान नहीं दिया। दिस हैपन व्हेन द fledgling Indian democratic state was forced to encounter mass politics। और ये सब कब हुआ, जब जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसको किसी भी चीज़ का अनुभव, फ्लैडगिंग मतलब अनुभव ना होना, अनुभव नहीं था, और स्टेट वाज फोर्स्ड टू एनकाउंटर मास पॉलिटिक्स। और कई प्रकार की जो राजनीति महकमे हैं, मतलब कोई भाषाई आधार पर अपनी पार्टी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये उस समय लागू किया गया या उस समय इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई जब एक दूसरे में राजनीतिक महकमे अपनी अपनी जमीन तलाश रहे थे। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी फॉर द शेयरिंग पॉलिटिकल पावर वर इमीडिएट मेड बाय रीजनल लीडर्स। और जो ऑटोनॉमी या खुद की स्वायत्तता है, शेयरिंग पॉलिटिकल पावर, और उनका जो पॉलिटिकल पावर है उसका भी क्या हो, बराबर महत्व हो। इमीडिएट मेड बाय द, तुरंत ही जो रीजनल लीडर हैं उन्होंने इस चीज़ को इशू बनाना स्टार्ट कर दिया लिंग्विस्टिक स्टेट के अंदर। बिकम द फोकस ऑफ पॉपुलर एजिटेशन फोर्सिंग द क्रिएशन इन 1953 स्टेट ऑफ आंध्रा और तेलुगु स्पीकिंग पीपल। ये वही आंध्रा और तेलुगु स्पीकिंग पीपल के अंदर वो चीज़ स्टार्ट हो गई। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि 1952 1954 तक ये सब चीज़ें चली थी। स्टेट तेलुगु स्पीकिंग सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस वाज सेटअप। और बाद में फिर क्या हुआ कि जो लिंग्विस्टिक बेसिक सेटअप पर एक कमीशन बैठाया गया। द कमिटी आर्ग्यू दैट द जस्टिस रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ पार्शली सेल्फ गवर्निंग स्टेट दैट रिकॉग्नाइज ऑल मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो उन्होंने तर्क दिया कि जस्टिस रिक्वायर क्रिएशन ऑफ पार्शली सेल्फ, जो पार्शली जो सेल्फ गवर्नेंस स्टेट है उस चीज़ को स्थापित किया जाए, और फिर क्या हो, ऑल में जो क्या करे, रिकॉग्नाइज करे जितने भी बड़े बड़े लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं उनके लिए। बिसाइड देयर क्रिएशन इम्प्रूवमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, deepen democracy and alleviate anxiety of regional minority include by fear of linguistic domination। तो इसमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि इन सब का मतलब ख्यालों, मतलब इनके जो चिंताएं हैं उनका भी ख्याल किया जाए और एलिवेट किए जाए उनकी जो तनाव है इस चीज़ को लेकर कि भाई उनका भाषा खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरी चीज़, इन चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि इनका ही प्रभुत्व ना बढ़ जाए उस रीजन में, ये सब चीज़ें।
since dominations eventually invite resistance and conflict which undermine the nation state. Only federalism can block language-based majoritarian content conflict and strengthen Indian nationalism. क्योंकि जब जैसे ही भाषाई आधार पर या किसी भी चीज़ का प्रभुत्व बढ़ता है तो वो एक नेशन स्टेट को मानना भी क्या कर देता है, कम कर देता है या कम आंकना शुरू कर देता है राष्ट्र के उस चीज़ को। तो उसमें क्या है, जब फेडरलिज्म या संघवादी वो क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है लैंग्वेज बेस्ड मेजोरिटेरियन कंटेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट को और स्ट्रेंथन कर सकता है इंडियन नेशनलिज्म को। ओनली कोलोसेंट्स nationalism creatively combine claim of unity with the claim of recognized of the diverse culture। तो यहाँ पे इन्होंने तीसरे वाले जो कोहेरेंस नेशनलिज्म है वही क्या कर सकता है, हर अलग अलग कल्चर को क्या कर सकता है, यूनिफाई कर सकता है। अ रोबस्ट डेमोक्रेटिक एरिना, एक मजबूत लोकतांत्रिक एरिना में अलाउ द प्ले द complementary multiple identity and through dialogue, discussion and negotiation help to resolve dispute। तो एक डेमोक्रेट लोकतांत्रिक वो अलाउ करता है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री, आप आओ मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को और बात करो, डायलॉग करो और हेल्प करो, जो डिस्प्यूट हो उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करो। फॉलोइंग द कमिटीज रिकमेंडेशन स्टेट वर रीऑर्गेनाइज इन 1956 और उन सब की कमेटी के आधार पर 1956 में ये सब चीज़ें गठित हुई। शून मास एजिटेशन फोर्स द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे इनटू द महाराष्ट्र एंड गुजरात। और वहाँ पर भी क्या हुआ, मास एजिटेशन या आंदोलन हुए जब जो बॉम्बे प्रोविंस था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। 1966 हरियाणा वाज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट और हरियाणा को 1966 में अलग कर दिया गया पंजाब से। मच लेटर स्टेट सच एज अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड वर कार्व्ड आउट और बाद में यही सब किसके साथ हुआ, इन रिमेनिंग स्टेट के साथ। इंडिया स्लोली बिकम अ कोलोसेंट nation state moving from the holding together variety to what is called the coming together form of linguistic federalism। तो लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म में धीरे धीरे वो क्या, हर किसी को साथ लेने वाला वो जो थर्ड वाला राष्ट्रवाद जो बताया उसके अंतर्गत आने लगा। दिस मीन दैट रीजनल पार्टी वर स्ट्रोंगर देन अर्लियर इन देयर ओन रीजन एंड एट द सेंटर। और इसका ये मतलब था कि जो रीजनल पार्टी स्ट्रोंगर थी पहले से खुद के आधार पर, खुद के रीजन में और साथ ही साथ सेंटर पर भी। दिस शो सीड ऑफ द मोर ड्यूरेबल सेंटर बिकॉज इट वाज ग्राउंडेड मोर ऑन द कंसेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ रीजनल ग्रुप दैट अनदर लेवल वर ऑल्सो सेल्फ गवर्निंग। और ये एक ग्राउंड था मोर देन कंसेंट, सहमति से भी ज़्यादा ये ग्राउंड था कि जो पार्टिसिपेशन था रीजनल ग्रुप का, दैट अनदर लेवल मतलब एक अलग ही लेवल पर पार्टिसिपेशन था, वर ऑल्सो सेल्फ गवर्निंग मतलब वो एक हिसाब से ये भी था कि सेल्फ गवर्निंग मतलब स्टेट में तो वो करते ही थे, साथ ही साथ वो कहाँ आ सकते थे, केंद्र में भी अपना मतलब केंद्र में भी अपना वो कर सकते थे। इंडिया फेडरलिज्म ऑल्सो अटेम्प्टेड टू रिमूव इट्स रिजिडिटी इनकॉर्पोरेटिंग द asymmetry इन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड डिफरेंट स्टेट। और उसने अपनी रिजिडिटी को भी अलग किया, इनकॉर्पोरेट मतलब करने के लिए कि जो असिमेट्रीज हैं वो अलग हों दोनों के रिलेशन के बिटवीन, सेंटर हों और राज्य सरकार है उनके बिटवीन। ट्रीटिंग ऑल स्टेट एज इक्वल रिक्वायर एन acknowledgement of their specific need and according to them differential treatment। और इन सब को इक्वल ट्रीट करने के लिए उनके अलग अलग व्यवस्था, उनके अलग अलग सोशल कल्चर को एक्नॉलेज करो और उनके साथ उस हिसाब से व्यवहार करो, इन सब चीज़ की ज़रूरत थी। स्टेट एज एन इक्वल, दिस कोलुसेंट नेशनलिज्म हैज़ सर्व्ड इंडिया वेल बेनिफिटिंग सेवरल ग्रुप इन इंडिया। और इस प्रकार का जो राष्ट्रवाद है सबसे ज़्यादा अनेक ग्रुप हैं जो इंडिया के, उन सब के लिए क्या है, वेल है और हर हिसाब से क्या है, बेनिफिट भी है। ट्रू इट हैज़ नॉट वर्क एज वेल इन इंडियाज बॉर्डर एरिया सच एज द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये बात सत्य है कि इट हैज़ नॉट वर्क एज वेल मतलब इन इंडियाज बॉर्डर एरिया, इंडिया के बॉर्डर एरिया में ये अच्छा काम नहीं करता जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया और कश्मीर हो गया।
but their problem can only be resolved by the deepening, not abandoning colossal nationalism. और इन सब चीज़ों को क्या किया सॉल्व किया जा सकता है, उसमें ये नहीं करना चाहिए कि आप अकेला छोड़ दो कोलोसेंट राष्ट्रवाद को. Indeed, the Indian experience so that whenever the center has been non-manipulative, treated politician and people of regional state with respect, the entire policies work smoothly. और वास्तव में जो इंडियन जो है एक्सपीरियंस सो दैट इंडियन का जो एक्सपीरियंस है वो ये बखान करता है कि जब भी सेंटर हैज़ बीन नॉन मैनिपुलेटिव नहीं था, ट्रीट करता है पॉलिटिशियन एंड पीपल ऑफ रीजनल स्टेट को मतलब तवज्जो दे के बड़ी इज्जत के साथ, तो जो एंटायर जो पॉलिसी है वो क्या करती है, स्मूथली क्या करती है, वर्क करती है. ऑन द अदर हैंड वेन एवर regions are treated disruptively and norm of democratic functioning abundant, then powerful even violent force have been unleashed leading to grave instability. और जब जब ऐसा इसमें बैलेंस में खराब होता है तो पॉलिसी क्या होती है, अच्छे से गवर्न नहीं होती है. ग्रेव इंस्टेबिलिटी मतलब गंभीर अस्थिरता का जन्म होता है. The contemporary crisis of the federalism due to the attack of coalescent democratic Indian nationalism by the conceptually limited and morally weak idea of Hindu nationalism. तो वर्तमान की ये व्यवस्था है कि जो कॉन्सोलेंट नेशनलिज्म है, डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म है, उन सब पे आघात किया गया है एक वीक आइडिया ऑफ हिंदू नेशनलिज्म के द्वारा. Unless this offensive is curbed and these trend reverse, I fear we might begin to see major crack in our instinctive nationalism प्रोजेक्ट. और जब तक कि इस पर कर्व नहीं लगाया जा सकता तो इनको ये दिखाई देता है कि जो अलग अलग नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट है माइट बिगिन टू सी मेजर क्रैक, जो बहुत बड़ा क्रैक हो जाएगा जो हमारे अलग अलग राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हैं उनमें. दैट वुड बी नथिंग शॉर्ट ऑफ डिजास्ट्रस फॉर इंडियाज रिपब्लिक. और ये सब क्या है, डिजास्ट्रस से कम नहीं होगा अगर भारतीय लोकतंत्र भारतीय गणतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल. थैंक यू फॉर टुडे.